लॉजिकल तुक्का एक ऐसी टेक्निक है जो एक टॉपर स्टूडेंट भी इसको बहुत यूज करता है, चाहे वो स्टूडेंट एम्स दिल्ली क्यों ना जा रहा हो, वो भी इस लॉजिकल तुक्का को यूज जरूर करता है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए आप कैसे भी नीट एस्पिरेंट हो, लॉजिकल तुक्का की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस पहले एक नॉलेज आती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉजिकल तुक्का के। अगर आप उसको समझ जाते हो और अपने मॉक टेस्ट में एक दो बार अप्लाई कर लेते हो तो आपके मार्क्स हमेशा इंप्रूव होंगे। कभी एक बार क्वेश्चन को आप आधा जानते हो, 25% जानते हो, 75% जानते हो, तो भी कैसे आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हो, ये लॉजिकल तुक्का आपको करवाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो इस वीडियो में देखेंगे कि लॉजिकल तुक्का से कैसे हम नीट में 40 से 50 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। बस थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे और 50 मार्क्स तक हम इंक्रीज कर सकते हैं नीट में। लॉजिकल तुक्का की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट से होती है। इमेजिन करिए आपके सामने ऐसे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन के आपको पता भी नहीं, बट एक चीज बता रहा हूं कि इनका आंसर या तो ट्रू है या तो फॉल्स। अब आप अपने हिसाब से गेसवर्क करिए, मे बी शायद आप ट्रू फॉल्स ऐसे भर दीजिए 10 क्वेश्चन, या फिर 10 क्वेश्चन में ट्रू मान लीजिए, या फिर 10 क्वेश्चन फॉल्स मान लीजिए। अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना लीजिए, अपने हिसाब से कुछ भी ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिए। फिर देखते हैं आपके पॉजिटिव बन रहे हैं कि नेगेटिव बन रहे हैं। मार्किंग स्कीम बिल्कुल वैसी है, +4 अगर करेक्ट होता है, -1 अगर गलत होता है, जैसे नीट में होता है। वैसे रिकमेंडेड रहता है कि ऐसे केसेस में जब आपको पता नहीं कि ट्रू है कि फॉल्स है, एक ही आंसर पकड़ के सब में मार दिया करो। मतलब चाहे तो सब में ट्रू मार दो या तो सब में फॉल्स मार दो, ये रिकमेंडेड होता है। बट अपने हिसाब से आप चाहते हो तो कर देते हैं। चलो मैं अपने हिसाब से कर देता हूं। लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूं, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। ऐसे 5 ऐसे फॉल्स कर दिया, अपने हिसाब से पैटर्न बना दिया। बट जनरली पैटर्न नहीं बनाना चाहिए, या तो सब में ट्रू मानना चाहिए तो सब में फॉल्स मानना चाहिए। बट स्टिल एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अब देखते हैं इसकी आंसर की। ये इसकी आंसर की है। ये आंसर की एक रैंडम है। कुछ स्टूडेंट्स पता नहीं इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि सर ने कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई है, कुछ सर ने कुछ मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट लगाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम ये आंसर की है, ठीक है। रैंडम आंसर की है और चेक करके देखते हैं क्या करेक्ट है, कितना सही है। तो देखो पहले का ट्रू है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, फिर ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। पहले 5 मैंने ट्रू मारे थे, उसके नेक्स्ट 5 मैंने फॉल्स मारे थे। तो मेरे 1 2 3 4 5 मेरे 5 क्वेश्चन सही हैं। मतलब 5 × 4 दैट इज 20। और मैं कितने क्वेश्चन गलत है? 5 क्वेश्चन गलत हैं। 1 2 3 4 5, तो मतलब -5। तो मतलब मेरे को 15 मार्क्स मिल गए। बट इसमें खूबसूरती ये है कि मुझे वो 10 क्वेश्चन तो पता भी नहीं थे। आंसर दूर की बात, मुझे क्वेश्चन भी नहीं पता थे वो 10 क्वेश्चन क्या थे। बट स्टिल आई मैनेज 15 मार्क्स। वो क्यों पाया? इसका आंसर ये है कि जब कभी भी 2 ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं, मतलब आप अपने नीट में 4 में से अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो 100% आप तुक्का मारिएगा। तब उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। तो ये इस लॉजिकल तुक्का का पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करो और बाकी क्वेश्चन में तुक्का मारो। और तुक्का आपके सामने है, रैंडमाइज मैंने करके दिखाया, पॉजिटिव मार्क्स ही बन रहा है। मैथ्स आपके साथ है, वो आपको मार्क्स दिलवा देगी, ठीक है। अब कैसे? पहले तो ये हो गया कि आप अपने हिसाब से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट मार दीजिए। नहीं तो कुछ टेक्निक्स होते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स का एजुकेटर तो फिजिक्स का बताऊंगा कि कुछ टेक्निक से हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला है जैसे आप डायमेंशन यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये नीट 2016 का सवाल है। अ कार इज नेगोशिएटिंग ऑन अ कर्व्ड रोड। मुझे कुछ नहीं पता, रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड कार इस रोड इज म्यू। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट अगर मैं थोड़े डायमेंशन यूज करूं, पूछा क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। मतलब इन चारों ऑप्शन में जो डायमेंशन होनी चाहिए वो वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा की यूनिट तो होती नहीं है। tan थीटा कोई 10 kg तो नहीं आता। tan थीटा या तो 1 आएगा या तो 4 है, जो भी आएगा, 1 0 कुछ भी आएगा, वो उसके से यूनिट लेस होता है। तो tan थीटा यूनिट लेस चीज है। और ऑब्वियसली बात है, यूनिट लेस चीज में कोई चीज ऐड हो रही तो वो यूनिट लेस ही होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है। tan थीटा भी यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है। और आप जानते हो कि कोई यूनिटलेस क्वांटिटी से ऐड हो सकती है। तो आप एक चीज जानते हैं कि म्यू की कोई डायमेंशन नहीं है, tan थीटा कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है भाई। tan थीटा म्यू की कोई डायमेंशन नहीं है, 1 की कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब इस पूरे टर्म की कोई डायमेंशन नहीं है, इस पूरे टर्म की कोई डायमेंशन नहीं है, इस पूरे टर्म की। तो मतलब ये जो बचा हुआ टर्म है जी आर, आप देखो चारों ऑप्शन में जी आर अलग अलग वे से सजे हुए हैं। बस मुझे इतना समझना है कि √GR², क्या √GR² मीटर पर सेकंड देता है कि नहीं देता है, मुझे ये चेक करना है एक बार। क्योंकि सवाल में पूछा है मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड ही आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, बट उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में सॉल्व होनी चाहिए। तो ये म्यू वाला टर्म तो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, हटाओ उसको।
तो अंडर जी आर स्क्वायर, क्या ये मीटर पर सेकंड देता है? जी का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अंडर रूट मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, ये कहीं से भी मीटर पर सेकंड नहीं दे सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू आर करेंगे, आर मतलब मीटर करेंगे, कितना आ जाएगा? अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सॉल्व होकर कितना आ रहा है? मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो मतलब मेरा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब सिंपली जी बाई आर करो ना, जी बाई आर स्क्वायर करना, किसी में भी आपको मीटर पर सेकेंड की यूनिट आएगी ही नहीं, मीटर पर सेकेंड की डायमेंशन आएगी नहीं। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मुझे कुछ पता नहीं था इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है, बट स्टिल मैं बी ऑप्शन टिक मार के आ गया। फिर नेक्स्ट सवाल है, मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर डी एंड नंबर डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। पूछा क्या है? मीन फ्री पाथ। आप जानते हो डिस्टेंस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो आपसे पूछा मीन फ्री पाथ, मतलब मुझे फॉर्मुला तो नहीं पता, मुझे इतना पता है ये चारों ऑप्शन की जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस आनी चाहिए। ठीक है, डायमीटर डी दे रखा है और एक दे रखा है नंबर डेंसिटी। मास डेंसिटी जानते हो आप? मास डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे ही नंबर, जैसे चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वैसे ही नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा? नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा? नंबर अपॉन वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगा? नंबर अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब देखो कैसे करेंगे। पूछा है मीन फ्री पाथ, मतलब इन चारों को सॉल्व करके मेरी जो एसआई यूनिट है, आई एम सॉरी, इन चारों को सॉल्व करके जो मेरी यूनिट है वो डिस्टेंस में आनी चाहिए, मीटर में कुछ आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/√2n πd। √2 तो नंबर है, पाई भी एक नंबर है, बचा n और d। यहां एन डी बचा, यहां एन डी स्क्वायर है, यहां एन स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहां एन स्क्वायर डी स्क्वायर है। ठीक है, एक बार देखते चलो 1/ND करके देखते हैं। 1/ND का मतलब नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर अपॉन वॉल्यूम। नंबर तो भैया नंबर तो कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर अपॉन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा? मीटर होगा। सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर अपॉन नंबर, नंबर तो वही है, एक सिंपल नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये मीटर स्क्वायर सॉल्व होकर आ रहा है। ये कट जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर सॉल्व होकर आ रहा है। बट हम जानते हैं पाथ तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1/√2n πd स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/ND स्क्वायर करते हैं, 1/ND स्क्वायर करते हैं। n मतलब नंबर डेंसिटी मतलब नंबर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर इज अगेन लेंथ, डायमीटर की लेंथ है तो डायमीटर भी क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे तो मीटर आएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, आएगा मीटर अपॉन नंबर। नंबर की कोई यूनिट होती है तो बचा मीटर, तो बचा मीटर। और आप जानते हो पूछा भी मीन फ्री पाथ है, तो देखो डायमेंशन किसकी आ गई? लेंथ की आ गई, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और अब एन स्क्वायर डी स्क्वायर करोगे, अब करो एन स्क्वायर डी स्क्वायर। एन स्क्वायर डी स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो फिर से ये नहीं आएगा, किसमें? मीटर में नहीं आएगी। इसकी जो यूनिट है मीटर में नहीं आएगी। तो जब यूनिटी मैच नहीं करे तो फॉर्मुला पक्की बात है गलत है। तो करेक्ट फॉर्मुला क्या है? ये मुझे कुछ फॉर्मुला नहीं पता नंबर डेंसिटी का क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, बट स्टिल मैं +4 मार्क्स लेके आ गया। फिर नेक्स्ट है, आप थ्योरी या फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप थ्योरी या फैक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? कैसे यूज करेंगे थ्योरी और फैक्ट्स को? लो भाई, आपकी बैटरी भी लो हो गई, रुकिएगा एक सेकेंड। ओके, तो देखो कैसे हम फैक्ट्स या थ्योरी को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एस मीडियम is 6 माइक्रोफैरेड। With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 माइक्रोफैरेड। The permittivity of the medium is, medium की permittivity पूछिए। एक सिंपल से आपको थ्योरी बताओ कि permittivity of air given है, आपको permittivity of air given है, और हम जानते हैं permittivity of any medium, permittivity of any medium permittivity of air से तो ज्यादा ही होती है ना? permittivity of air जो होती है वो सबसे कम होती है, बाकी मीडियम की permittivity ज्यादा ही होती है। तो वैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई हमको पता है permittivity of air इतनी है, तो ये जो वैल्यू है नंबर वन, वैल्यू नंबर वन, ये को ये 10⁻12 10⁻13 है, और छोटी वैल्यू है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मीडियम होता है उसका, कोई भी दुनिया में जो भी मीडियम है वो एटलीस्ट एयर की परमिटिविटी से तो उसकी परमिटिविटी ज्यादा ही होती है। तो ये तो 10⁻13 है, और ज्यादा कम छोटी वैल्यू है, तो ये भी बेकार होगी। ये भी 10⁻12 है, ये भी 10⁻12 है, ये 8.85 है, ये 1.77 है, तो ये वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि 10⁻12 तो सेम है, पावर सेम है, बट ये वैल्यू क्या है? 1.77, ये 8.85, तो ये वैल्यू भी क्या होगी? छोटी होगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा 3 और 4, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू बड़ी है। अगेन अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 4 को ज्यादा ही एक्सट्रीम में चला गया है, सारे परमिटिविटी से वो कितनी कम है, 10⁻13 10⁻12 10⁻10, बहुत छोटी वैल्यू है परमिटिविटी, या अचानक से 5, तो ये कुछ ज्यादा ही अब्रप्ट हो गया। तो जनरली क्या होता है, एक और चीज बता रहा हूं,
बिल्कुल एक्सट्रीम आंसर्स भी नहीं हो पाते, जो बिल्कुल ही एब्रप्ट आंसर हो जाते हैं वो भी जनरली नहीं होते हैं। तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेट तो यही दो हैं, बट इन दोनों में से अगर तुक्का मारने को कोई कहा जाएगा तो मैं इस पे तुक्का मारना प्रेफरेबल समझूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम वैल्यू होगी, 5 आ गई डायरेक्ट। ये सब पावर्स में आ रही है, बहुत कम पावर्स में आ रही है, तो मैं इस पे टिक मारूंगा। ठीक है, अभी तक मुझे फॉर्मुला वार्मुला कुछ नहीं पता, आइडिया कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, बट मैंने अपनी सिंपल थ्योरी से कर लिया। फिर नेक्स्ट हम वैल्यूज के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, when a block of mass m is suspended by a long wire of length l, the length of wire becomes l plus capital L plus small l, the elastic potential energy stored in the extended wire is। तो बेसिकली क्या हुआ, एक ब्लॉक ऑफ मास m था, ये लेट से आपकी वायर है, ये आपकी लेट से वायर है, इसकी लेंथ अगर l है, तो जैसे इस पे ब्लॉक लटकाया गया उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई, थोड़ी सी l प्लस l हो गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, L प्लस L होगी। क्लियर। तो पूछता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। इमेजिन करो कि अगर ये जो m मास लटका होता, मैं वैल्यू के साथ खेल रहा हूं, इमेजिन करो अगर m मास लटका होता और लेट से लेंथ इंक्रीज ही नहीं होती, मतलब स्मॉल l 0 होता। इमेजिन करो कि अभी लेंथ कैपिटल L है, मास लटकाने के बाद भी लेंथ कैपिटल L की कैपिटल L ही रहेगी। अगर L को 0 कर दूंगा, एक्सटेंशन हुआ ही नहीं, खिंचाव हुआ ही नहीं, क्या इलास्टिक पोटेंशियल तब स्टोर हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे कोई स्प्रिंग अगर खिंचेगा ही नहीं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ सकती, वैसे स्ट्रिंग अगर खिंचेगी ही नहीं, L अगर 0 कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। एक बार L 0 करके देखो, अगर L 0 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें आंसर कितना आएगा, mgl आएगा। इसमें भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और इसमें आंसर कितना आएगा, हाफ mgl आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर मैंने L 0 कर दिया, मतलब आपकी स्ट्रिंग खिंची ही नहीं है, तो कैसे आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू? पोटेंशियल एनर्जी 0 ही रहने वाली है, तो ये तो कट जाएगा। अब mgl और हाफ mgl में आप तुक्का मार सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब दो एलिमेंट के लिए, अब जैसे तब दो एलिमेंट कर लेते हो तो तुक्का मार दिया करिए। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charges plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charge becomes। तो लेट्स से ये प्लस क्यू चार्ज है और लेट्स से माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये A है, ये B है। अब कह रहे कि इसका अगर 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया तो बताओ कितना होगा फोर्स बिटवीन देम, कितना हो जाएगा? ठीक है, अभी ओरिजिनल फोर्स F है, ओरिजिनल फोर्स अभी F है, अगर 25% ट्रांसफर हो गया तो कितना फोर्स होगा? एक बार बताओ, अगर मैंने क्या किया, अगर मेरे मन में दिमाग थॉट आ रहा है, अगर मैं 100% ही ट्रांसफर कर डालूं, 100% ही ट्रांसफर कर डालूं, तो यहां पे तो चार्ज बचेगा ही नहीं। जहां पे तो चार्ज बचेगा, 100% ट्रांसफर हो गया तो चार्ज तो बचेगा नहीं। और जब चार्ज ही नहीं बचेगा तो फोर्स कैसे आ सकता है कि नहीं? जब एक जगह से पूरा चार्ज ही हट जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो मतलब जब मैंने 100% ट्रांसफर कर दिया, 100% ट्रांसफर करने से क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया। इनिशियल फोर्स कितना था, F। इनिशियल फोर्स कितना था, F। और अगर 100% ट्रांसफर कर रहा हूं तो फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जा रहा है, क्योंकि अगर मैं पूरा चार्ज ही भगा दिया, यहां से पूरा चार्ज 100% उड़ा दिया, कोई चार्ज बचेगा नहीं यहां पे। तो इसका मतलब कि जब मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं ना कहीं F की वैल्यू घटती चली जा रही है। इससे मैं ये क्लियर कर सकता हूं कि जैसे अगर मैंने 100% ट्रांसफर कर दिया तो F 0 ही हो गया, फाइनल जो फोर्स, जो इनिशियल फोर्स था वो 0 ही हो गया, फाइनली 0 ही हो गया। इससे मैं ये आइडिया लगा पा रहा हूं कि अगर कुछ चार्ज को ट्रांसफर करा जा रहा है तो पक्की बात है गिरावट आ रही है फोर्स में। इसलिए तो जब 100% ट्रांसफर कर दिया तो पूरी गिरावट आ गई, अब 25% ट्रांसफर करेंगे तो पूरी गिरावट नहीं आएगी, बट कुछ तो गिरावट आएगी। तो मैं इतना समझ सकता हूं कि जो मेरे फाइनल वैल्यू होगी, जो मेरा फाइनल आंसर होगा, वो ओरिजिनल F से तो कम ही होगा। F होगा नहीं, ये 4/3 का मतलब होता है 1.3 F, ये भी ज्यादा ही हो गया, F से ज्यादा ही आ रहा है। 9/16 ये कम आ रहा है, ये 9/16 9F/16 ये F से कम है, और 16F/9 ये भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो गई, 1.4 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, बचा ये। आप समझे मेरी बात को? क्या 100% ट्रांसफर करने पे मैं देख पा रहा हूं कि फोर्स बच ही नहीं रहा, 0 हो चुका है फोर्स। इसका मतलब पक्का फोर्स की गिरावट आ रही है। हाँ, अब मैं 100% ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें 25% ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 25% ट्रांसफर करने पे फोर्स 0 तो नहीं होगा, बट फोर्स जरूर कम हो जाएगा इनिशियल वैल्यू से। तो एक ही ऑप्शन में इनिशियल वैल्यू से आंसर कम आ रहा है। अब मेन पार्ट पे आते हैं, जो हमने नॉलेज गैदर करी है, क्या ये नीट 2022 में कहीं एप्लीकेबल है? इसको यूज करके दिखा दो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, और यही चीज आप अपने मॉक टेस्ट में भी यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, नीट 2022 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्या लिखा है, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ER एंड रिलेटिव परमिटिविटी μR, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी भाई, ये 4 फॉर्मूलेस हैं। तो इतना तो मैं क्लियर हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो भी रहेगी मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए, डायमेंशन तो मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए, यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए। अच्छा, हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी, रेशियो होता है। रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशियो, है ना, वर्ड में भी लिखा हुआ रिलेटिव लिखा हुआ, मतलब रेशियो है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर, कट गया, डायमेंशन वाइज ये डायमेंशनलेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू आर और ई आर सेम चीज म्यू आर के साथ है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो यार अगर सोचो, अगर ऑप्शन नंबर 4 अगर करेक्ट होता तो पॉसिबल ही नहीं है, डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। 2 डायमेंशनलेस चीज कभी भी वेलोसिटी दे ही नहीं सकती, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस अपॉन डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस दे देगा, वो मीटर पर सेकंड दे ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। बचा v इज इक्वल टू सी, और बचा ये v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ई आर म्यू आर, ये डायमेंशनलेस है, ई आर भी डायमेंशनलेस है, म्यू आर भी डायमेंशनलेस है, पूरा डायमेंशनलेस है। तो ये सॉल्व हो गया, v इज इक्वल टू सी आ गया, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब अच्छा ये 2 ऑप्शंस, अब इन 2 ऑप्शंस में तुक्का मार सकते हो, कोई भी इंसान होगा वो तुक्का किस पे मारने की कोशिश करेगा, 1 पे मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई इतना कुछ ई आर दे रखा, म्यू आर दे रखा, डायरेक्टली v इज इक्वल टू सी तो हो नहीं जाएगा। इतना तो आपको पता ही है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आएगा ना, है ना, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वही तो रह नहीं जाएगी, कुछ तो चेंज आके रहेगा, कुछ फॉर्मूला भी लगेगा, कुछ फॉर्मूला भी बन रहा होगा, तो मैं 1 पे टिक मारना बेहतर समझूंगा। मुझे पता नहीं कैसे आंसर आया, मुझे पता नहीं, बट मैं स्टिल इसको करेक्ट कर पा रहा हूं, मुझे पता नहीं करेक्ट तरीका क्या, आई डोंट नो। तो ये डायमेंशन हमने कर लिया। फिर देखो आपसे पूछा गया है कि भैया अलग अलग रेडिएशन है, अलग अलग रेडिएशन है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड, एक्सरे हैं, और इनकी वैल्यूज पूछी है। आपको भी याद नहीं है, शायद मुझे भी याद नहीं है, कैसे करेंगे, बट मुझे एक थ्योरी याद है, एक थ्योरी याद है जिसको मैं बोलता हूँ गक्सू विम्र। गक्सू विम्र ये मेरा दोस्त है। गक्सू विम्र का फुल फॉर्म क्या है, गामा रेस, एक्सरेस, यूवी रेस, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो हम जानते हैं गक्सू विम्र में हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं लैम्डा इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप लैम्डा इंक्रीज करता है। तो मुझे ये थ्योरी याद है, इस थ्योरी या इस फैक्ट से मैं समझ सकता हूं कि भैया डाउन द ग्रुप जाने पे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं पता, बट मुझे पता है डाउन द ग्रुप जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो आउट ऑफ दिस रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक रेडियो वेव है, एक माइक्रोवेव है, एक इंफ्रारेड है, और एक एक्सरेज है। तो मुझे इतना पता है कि भैया रेडियो वेव की लैम्डा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो वेव सबसे नीचे आता है, तो रेडियो वेव की लैम्डा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे लैम्डा क्या है, 10⁻²। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा लैम्डा क्या, 10⁻²। 10⁻² पक्का क्या होगा, रेडियो वेव होगा, तो पक्का A2 से मैच करेगा, A2 से मैच करेगा। तुम देखो आंसर पहले ही आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होनी चाहिए, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, एक्सरेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप लैम्डा इंक्रीजेस, तो यहां पे लैम्डा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जैसे जैसे नीचे जा रहे लैम्डा बढ़ता चला जाता, तो यहां पे लैम्डा सबसे कम होगा, है कि नहीं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या, 10⁻10, सबसे छोटी वैल्यू है, ये किससे मैच करेगी, डी से मैच करेगी, तो डी का 1, तो वैसे आप टिक मार सकते हो। अगेन मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता, मुझे नहीं याद है, मैं नहीं याद करके आया कि लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होती हैं, बट मुझे ये ऑर्डर तो याद है, उस ऑर्डर, इस फैक्ट से, इस थ्योरी से मैं करेक्ट आंसर कर पाया। ओके, 2 objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the 2 ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of center of mass of the system from 10 kg mass is, तो ये 10 kg मास है और ये 20 kg मास है, और ये रॉड से एक नेग्लिजिबल, एक मासलेस रॉड है, उससे कनेक्टेड है। तो मुझे सेंटर मास कहाँ होगा। अब कोई भी आप बचपन में, आप कभी भी आप कोई चीज बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप जानते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हल्का है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भारी है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच तो कभी नहीं हो सकता। बीचों बीच कब होगा, जब यहां भी 10 kg, यहां भी 10 kg, तब बैलेंस्ड है, तब सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में तो नहीं हो सकता, और पूछा है सेंटर ऑफ मास, पूछा है फ्रॉम 10 kg मास, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीचों बीच हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक ऑप्शन है 10 मीटर। 10 मीटर मतलब हमेशा वो पूछा है, डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम 10 मीटर, यहां से डिस्टेंस 10 मीटर। अब इतना भी हमको दिमाग है भाई कि अगर एक यहाँ पे भारी है, यहाँ पे हल्का मास है, यहाँ भारी मास है, ऐसा भी नहीं होगा सेंटर मास पूरा पूरा इधर ही चला जाएगा, थोड़ा सा इसके तरफ इंक्लाइंड होगा, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास जहां हैवी मास होता है उसके तरफ इंक्लाइंड होता है कि नहीं।
तो बिल्कुल बीचों बीच तब होता है जब दोनों मासेस बराबर हो। जहां भारी मास है सेंटर मास कहीं ना कहीं उसके आसपास होगा। ऐसा भी नहीं कि वहीं पर उस पर चढ़ जाएगा सेंटर मास, ऐसा नहीं होगा, उसके आसपास होगा। तो कहीं ना कहीं जो लेंथ होगी लेट्स से ये मिड पॉइंट है, तो सेंटर मास पक्की बात है भारी मास के पास होगा, तो ये लेंथ पक्की बात है 5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये 5 मीटर है, इतनी लेंथ 5 मीटर, और सेंटर मास थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक गया है, राइट साइड खिसक गया, भारी मास की तरफ खिसक गया है, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक्जैक्टली 10 मीटर भी नहीं हो जाएगा, 10 मीटर भी नहीं, 10 मीटर मतलब यहां पर हो गया सेंटर मास, यहां पर सेंटर मास आ गया भाई, यहां पर सेंटर मास आ गया, यहां पर भी सेंटर मास नहीं आ जाएगा, उस पर ही चढ़ गया, ऐसा भी नहीं होगा भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है 3.33 समथिंग आ रहा है, ये 6 पॉइंट कुछ भी मान लो, 6.3 समथिंग कुछ भी आ रहा है, कुछ ऐसा। तो आप खुद सोचते हैं ये लेस देन 5 मीटर है, ये ग्रेटर देन 5 मीटर है। क्लियर? तो देखो ऑप्शन नंबर 3 हमने टिक मार दिया। मुझे नहीं फॉर्मूला पता, मुझे पता ही नहीं है सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर स्टिल में टिक मार पा रहा हूं, स्टिल में अपने 4 मार्क्स मैंने चुरा लिए। इफ अ सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, अगर सोप बबल एक्सपैंड कर रहा है, तो प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा? इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम। सोचो, अगर 1 होता, समथिंग इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली 4 भी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? मान लो अगर जैसे जैसे सो बबल एक्सपैंड कर रहा है, तो इनसाइड द प्रेशर अगर पी नॉट, लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट बोल रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट बोल रहा हूं, ध्यान समझना आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट बोल रहा हूं। अगर ऑप्शन 1 करेक्ट होता कि अगर जैसे जैसे सो बबल एक्सपैंड कर रहा है, प्रेशर इनसाइड क्या है बबल का? पी नॉट ही है, तो जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा है, तो प्रेशर इनसाइड सो बबल क्या है? वो पी नॉट ही रह रहा है, मतलब रिमेन सेम रह रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि अगर आप 1 पे टिक मारने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली 4 पे भी टिक पड़ जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हो रहा है, जो प्रेशर इनसाइड ऑफ सो बबल है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, मतलब वो सेम है, एक ही बात होगी। अगर वैल्यू हमेशा हर केस में जैसे एक्सपैंड कर रहा है, हर केस में जो प्रेशर आ रहा है वो पी नॉट ही आ रहा है, पी नॉट इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, इधर भी। इन अदर वर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन अदर वर्ड्स प्रेशर इनसाइड ऑफ सो बबल इज सेम, और ये मल्टी करेक्ट तो है नहीं, तो अगर 1 करेक्ट होगा तो 4 भी करेक्ट हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं, एक साथ 2 ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बचा 2 और 3। अब इतना तो तुम दिमाग का तो बेसिक नॉलेज है, तो आप जानते हो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर घट जाता है, ये तो आप सभी जानते हो भाई, सभी जानते हो, है कि नहीं? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहता है, जैसे जैसे कोई बलून का वॉल्यूम बढ़ता रहता है, आपने तो पढ़ रखा है, वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा अंदर का प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा, तो वैसे डिक्रीजेस मार सकते हो। कुछ फिजिक्स नहीं बताया, नॉर्मल केमिस्ट्री की ज्ञान से आप कर सकते हो, है कि नहीं? और जैसे तुम बलून को, गुब्बारे को जब दबाते हो तो फटता क्यों है? गुब्बारे को जब एक बलून को आप बहुत ज्यादा प्रेस कर दो तो क्यों दब जाता है? क्योंकि जब आप बलून को कंप्रेस कर देते हो बहुत ज्यादा, जब बलून को बहुत ज्यादा दबा देते हो तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से फट जाता है। और यहां जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड करेगा तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। अगर तुम दबा दोगे, पिचका दोगे किसी बलून को, किसी बबल को, तो प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, फट जाता है। फिर कुछ एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, जैसे रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अगर आपको थ्योरी नहीं याद है, इतना तो है कि जनरली सिंपल आंसर्स तो नहीं होंगे, 1:1:1 नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेटेड है तो उसकी लगातार स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, मतलब वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहा है, अब जैसे जैसे गिरता चला जाएगा ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी तेज होती चली जाएगी, उसकी वेलोसिटी तेज होती चली जाएगी। तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड सेकंड में तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आसमान से नीचे गिरता है तो वो और एक्सीलरेट होता रहता है। इसलिए तो जब 10 मंजिले से कोई चीज गिरेगी, चाहे ये पेन भी गिरे 10 मंजिले से, मुझे बहुत चोट लग जाएगी। इसलिए ये तो नहीं हो सकता, इक्वल डिस्टेंस तो कवर नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो 1 तो नहीं हो सकता। अब बच्चा 1:2:3:4 भाई हो सकता है। एक है कि भाई तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, जनरली बहुत सिंपल आंसर्स भी नहीं होते हैं कि डिस्टेंस इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड क्या है, 1:2:3:4। जनरली इतना ईजी नहीं होता, बट स्टिल तो एक तो आप एलिमिनेट कर चुके हो। फिर बचा ये ऑप्शन 1:4:9:16। अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा भाई, 1:4:9:16 ये पैटर्न क्या है? देखो 1 3 5 7 पैटर्न दिख रहा है, ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 1 2 3, वही पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है।
1 4 9 16 पैटर्न कैसे आया? ये 1 4 ये +3 है, 4 से 9 +5 है, 9 से 16 ये तो +7, ये पैटर्न नहीं है सही से कोई। हालांकि आप ये तो एलिमिनेट कर सकते हो, इनमें से आप एक तुक्का मार सकते हो, ठीक है। एक तो एलिमिनेट आपने कर लिया, बट हालांकि जब 2 एलिमिनेट करोगे तभी तुक्का मारना, एक एलिमिनेशन तुक्का मत मारना। जब 2 एलिमिनेट करो तभी तुक्का मारो, मैंने बस बता दिया। जैसे पीक वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स, वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऑड वन आउट पहले से तुमको अजीब सा लग रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। जो पीक वोल्टेज है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट। अब तीनों क्वेश्चंस आरएमएस में 1/√2 टाइम्स इक्वल टू √2 टाइम्स या √2 टाइम्स, सब कुछ आरएमएस पे बेस्ड है, तो ये कट जाएगा। दूसरा है बाय इंट्यूशन, आप कह सकते हो या तो 1 या तो 4 में से कुछ होगा, है ना। 1/√2 या √2 टाइम्स तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जो पीक वोल्टेज है वो आरएमएस कुछ अलग, इतना तो आप समझ सकते हो। पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज अगर सेम ही होता तो फिर वो हम दो अलग वर्ड्स क्यों बनाते, है कि हम दो अलग टर्मिनोलॉजीज क्यों बनाते? अगर पीक वोल्टेज आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू सेम ही होता तो हम अलग वैल्यूज क्यों बनाते, हम अलग वर्ड्स क्यों रखते हैं कि नहीं? पक्की बात है आरएमएस में कुछ डिफरेंस होगा, पीक वोल्टेज से थोड़ा सा अलग होगा, हटके होगा, तो कुछ ना कुछ 1 या 4 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं होता तो मैं 3 को भी एलिमिनेट कर देता। और वैसे एक फैक्ट बताते हैं, मजेदार फैक्ट बता देता हूं, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, ये आरएमएस वैल्यू के बराबर होती है। जो हम अप्लाई करते हैं सर्किट में, जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो आरएमएस वैल्यू अप्लाई करते हैं, वो आरएमएस वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो मतलब अगर आप 2 को टिक मारोगे तो ऑटोमेटिकली 3 टिक हो जाएगा, तो वो भी वैसे गलत है, वो भी एक और टेक्निक से गलत हो जाएगा कि 2 पे टिक मारने की कोशिश करो 3 भी टिक पड़ जाएगा, तो वो तो एक साथ 2 करेक्ट हो नहीं सकते। चाहे तो नॉर्मल इंट्यूशन आप समझ सकते हो, आरएमएस कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, पता चल रहा है फंसा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एंड की चीज बस बता देता हूं कि इस लॉजिकल तुक्का से आपने क्या सीखा। मेन चीज क्या सीखना है कि आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। फिर आपको यह समझना है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, वो जनरली आंसर नहीं होते। जो बहुत ही सिंपल आंसर होते हैं जो बहुत ही सिंपल वैल्यूज होती है, सिंपल आंसर होते हैं, वो भी आंसर नहीं होते। देखो, एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड 1 आवर इज, अब ये 4 ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा। ये सब कंपेरेबल, ये बिल्कुल ही हटके, ये बिल्कुल ही हटके। तो ऐसे और भी क्वेश्चन से मैं सारे लेके नहीं आया, बट आप मोटा मोटा समझ गए कि एक्सट्रीम वैल्यूज या बहुत ही सिंपल आंसर जो बिल्कुल ही सिंपल दिख रहा है, वो जनरली आंसर्स नहीं होते, थोड़ा सा सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन लेके आ सकता हूं मैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 1-2 और क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए क्या, 1-2 और क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं इसी बेसिस पे, ठीक है। और मेन चीज याद रखिएगा, जब भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर गए, तो फिर दिमाग मत लगाइए कि भाई ये फिर रैंडम तुक्का मारने की कोशिश करें। लेट्स से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं, लेट्स से एक में बचा है, लेट्स से पहला क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन ए और बी बचा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन ए और सी बचा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन सी और डी बचा हुआ है, चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन लेट्स से बी और डी बचा हुआ है। तो बेटर ये रहता है कि आप जानते हो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हो, तो अपने मन में बिना दिमाग लगाए बस सोचो कि जो भी पहला आंसर होगा वो मैं टिक मार दूंगा। हमें मोटा मोटा बात समझे, इट्स अप टू यू है, खुद प्रैक्टिस करके देखिए। मैं ये यूज करता हूं, लेट्स से आपके पास 4 ऑप्शंस, 4 क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन ही बचे, आपको तुक्का मारना है। अब इसमें पैटर्न मत बढ़ाइए कि पहले ए बना रहे हैं, फिर इसमें सी कर दे रहे हैं, फिर इसमें सी कर रहे हैं, इसमें फिर डी कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ऐसा सोचिए कि जो भी पहला आंसर, जो भी पहला ऑप्शन होगा मैं उस पर टिक मार दूंगा, या फिर जो सबसे आखिरी ऑप्शन होगा, जैसे ए और बी में सबसे आखिरी ऑप्शन कौन सा है? बी है, तो उस पर टिक मार दूंगा। ए और सी में सबसे आखिरी ऑप्शन कौन सा है? सी है। सी और डी में सबसे आखिरी ऑप्शन कौन सा है? डी है। बी और डी में सबसे आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? डी है। तो इसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ ना कुछ आपका सही हो ही जाएगा। बाकी हम एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाते हैं तो तुक्का मार के आपके नेगेटिव होने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।